नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्वा क्लासेज के माध्यम से आप तक संपूर्ण ज्योग्राफी हम पहुंचा रहे हैं। लैब असिस्टेंट के अंदर बहुत ही शानदार कोर्स अपन ने दिया था और फ्री ऑफ कॉस्ट दी है सारी क्लासें अपने यूट्यूब पर। काफ़ी सारे प्रश्न जो है यूँ कहें तो 90% सिलेबस अपना कवर कर रहा था उस पे। अब ये क्लास अपनी चालू है। यही जो सिलेबस के पॉइंट है मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड के अंदर पेपर सेकंड में भी है, जो टॉपिक पेपर फर्स्ट में वो भी हम आपको करवा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी भी अपन डाल रहे हैं। एनसीईआरटी कक्षा 11 जो है उसका सिलेबस अपन डाल रहे हैं, तो साथ ही सर्वा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो क्लासेस को देखें जरूर, अंत तक वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी अपनी क्लास। आज अपन देखेंगे भारत की जलवायु और उसमें वर्षा और शीत ऋतु है, जलवायु की उत्पत्ति, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जलवायु की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से सिद्धांत है, जिसमें हेली का सिद्धांत अपन देखेंगे, फ्लोन का देखेंगे, आधुनिक सिद्धांत जो जेट स्ट्रीम है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी पर आधारित है पूरा सिलेबस। कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक जो है उसके भारत भौतिक पर्यावरण से मुख्य रूप से क्लास है। आरबीएससी में अपन चलती है ये राजस्थान बोर्ड के अंदर भी, तो उसके अकॉर्डिंग है। सेकेंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी जुड़ेंगे। क्लास को शुभारंभ करेंगे इन शब्दों के साथ में कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो कहने का मतलब कि अपने मिशन के लिए प्रयास महत्वपूर्ण है। आप पॉजिटिव प्रयास करें, परिणाम जो है अपने आप आएगा और परिणाम आपके पक्ष में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे ना, परिणाम को आना ही पड़ेगा। देखते हैं आज भारतीय जलवायु एनसीईआरटी कक्षा 11 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको काफी पसंद भी आएगी। इसमें अपन देखने वाले हैं मुख्य रूप से भारतीय मानसून। उसमें भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए प्रमुख सिद्धांत दे रखे हैं, तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत जो है वो इसमें होंगे। तो सिद्धांतों की अंदर अपन देखने वाले हैं मुख्य रूप से हेली का सिद्धांत अपन देखेंगे, फ्लोन का सिद्धांत अपन देखेंगे, कोटेश्वरम का सिद्धांत देखेंगे और चौथा जेट स्ट्रीम का सिद्धांत अपन देखेंगे। 4 सिद्धांत ऐसे है तो भारतीय जलवायु के संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण है कि भारतीय जलवायु किस तरह से तय होती है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, भारतीय मानसून आता कैसे है ना, मानसून जलवायु भारत की बनी कैसे, आदि आदि बिंदु है। क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी। तो मानसूनी जलवायु जो भारत की है वो बनी कैसे, कैसे तय होता है कि भारतीय जलवायु है वो मानसूनी है, कैसे मानसूनी पवनें यहाँ पहुंचती है, सारे प्रश्नों का बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हेली का सिद्धांत जो है क्या कहता है। हेली तापीय सिद्धांत हेली का है। हेली के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, तापीय सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे तो अपन पाएंगे कि हेली एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए स्थल और जल का तापमान का अंतर है उसको उत्तरदायी माना। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो स्थल है उसकी विशेषता है कि ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। और जल की बात करते हैं तो धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अब इसमें चेंज क्यों आता है, चेंज आने के पीछे साथियों कारण है कि जब स्थल गर्म हो गया होता है, यदि कोई स्थल और जल पास पास में है और यहाँ पे मैं कह दूं जल है, तो जब ये गर्म हो गया तब ये ठंडा है, ये क्या करेगा, यहां से ऊर्जा जल की ओर जाएगी
और ये तापमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो स्थल और जल का गर्म होना और ठंडा होना बड़ा महत्वपूर्ण माना है कि हेली ने। हेली क्या कहता है आगे, इस तरह से उसने इसमें अपना एक्सप्लेन दिया है। देखो इसमें अगला बिंदु आता है, ये कहता है कि मानसून की उत्पत्ति महाद्वीप और महासागर के भिन्न भिन्न तपन और उत्पन्न वायुदाब भिन्नता से होती है, क्योंकि तापमान और वायुदाब जो है ना उसमें विपरीत संबंध है। किसी प्रदेश में साथियों तापमान यदि ज्यादा है तो वहां पे वायुदाब घट जाएगा, ठीक है ना। और यदि ये ज्यादा है तो ये वायुदाब यदि ज्यादा है तापमान कम हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर देखेंगे तो डिपेंड है, एक दूसरे से विपरीतार्थक रूप से जुड़े हुए हैं। वायुदाब भिन्नता से हवाओं की उत्पत्ति होती है। अब हवा कहाँ से कहाँ चलती है, तो हवाओं के लिए अपन देखेंगे हवा सदैव ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, सटीक सिद्धांत है। प्रकृति का नियम है कि उच्च दाब से न्यून की ओर हवाएं चला करती है। तो बेसिक सी बात है कि हवाएं इस रूप में चलती है। आगे दूसरा सिद्धांत आता, अब हेली ने माना कि हवाओं का महाद्वीप और महासागर का अलग अलग गर्म होना, और महासागर जो है उसका गर्मी के समय महाद्वीप का तो गर्म हो जाना और महासागर का ठंडा रहना, और महासागर महाद्वीप है यहाँ पे निम्न दाब बन जाना, और महासागर क्षेत्र में यहाँ पे उच्च दाब बन जाना। उच्च दाब से पवनों का महाद्वीप की ओर प्रवाह होना, और इस प्रवाह के कारण भारतीय जलवायु है मानसून होता है। इन पवनों के द्वारा भारतीय मौसम जो उसमें चेंज आ जाता है। दूसरा सिद्धांत आता है फ्लोन का। फ्लोन क्या कहता है, फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। बहुत बार पूछ लेते हैं, बेसिक सा प्रश्न पूछते हैं, ऊपर से पूछते हैं कि गत्यात्मक संबंध का सिद्धांत का संबंध है फ्लोन से, हेली से, कोटेश्वरम से पूछ ले तो आपको पता है कि गत्यात्मक सिद्धांत फ्लोन का है। फ्लोन 1951 ईस्वी में मानसून उत्पत्ति का गत्यात्मक सिद्धांत लेकर के आए। फ्लोन के अनुसार मानसून की उत्पत्ति स्थायी पवनों और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से होता है। अब स्थायी पवन, अब स्थायी पवन तीन प्रकार की होती है जो सदैव चलती है। एक पढ़ेंगे अपन, व्यापारिक पवन कहा जाता है, ये स्थायी है। दूसरा अपन देखेंगे कि पछुआ पवन कहा जाता है, स्थायी है। तीसरा अपन देखेंगे ध्रुवीय पवन होती है जो स्थायी है। ये तीन पवनें स्थायी है। इनको सभी पवनों को भूमंडलीय पवन भी कहा जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखोगे, भूमंडलीय पवन कौन सी हो। तो तीन पवन स्थायी है, और स्थायी पवनों के साथ साथ में वायुदाब पेटियां। वायुदाब पेटियों की अपन चर्चा करेंगे तो अपन देखेंगे कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 वायुदाब पेटियां हैं। ग्लोब पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। पहला भाग 5 से 5 ही है, ITCZ बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी, यहाँ जो पेटी है उसको उपोषण उच्च, अलग से क्लास बना रखी है, उस उपोषण उच्च दाब पेटी। यहाँ 60-65 के बीच में यहाँ जो पेटी है उसको बोलते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और यहाँ ध्रुव पर बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, है ना। मैं बेसिक समझा रहा हूँ, अलग से क्लास वायुदाब की बना रखी है, विस्तार से अपन वायुमंडलीय परिसंरचना उसको आप देख लेंगे। वायुदाब पेटियां जो है इसमें 3 पेटियां
जो भूमध्य रेखीय मेजर है, बाकी दोनों ओर से दोनों तरह की पेटियां हैं। मुख्य रूप से 3 पेटियां जो भूमध्य रेखीय है, दोनों ध्रुवीय है, ये तापजन्य पेटी कहा जाता है इनको। तापजन्य पेटी होती है और बाकी 4 पेटियां जो है गतिजन्य है। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन वायदाब पेटियां जो है उसके अकॉर्डिंग सिद्धांत जो है किसका आ रहा है अपना, फ्लोन का। तो फ्लोन का सिद्धांत वायदाब पेटियों के स्थानांतरण के आधार पर है। बात करूंगा आगे मानचित्र के साथ में कि स्थानांतरण कैसे होता है। फ्लोन कहता है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार वायुदाब पेटियां जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में खिसक जाती है और पवनों की दिशा भी उसके साथ ही बदल जाती है। तो बिल्कुल सही भी है, ऐसा होता भी है। होता इसलिए है कि जैसे जैसे पवने सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, वैसे वैसे मुख्य रूप से वायुदाब पेटियां है वो चेंज हो जाती है। आप देखेंगे कि ये हमारी जो यदि पृथ्वी है और इसको यदि मैं भूमध्य रेखा कह दूं, क्योंकि मध्य जो है वो मध्य रेखा कह देंगे। अब सूर्य की स्थिति यदि अपन इसको अपन कर्क रेखा कह दें और इसको 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा कह दें। अब सूर्य की आभासी गति इन 3 रेखाओं पर ही होती है मुख्य रूप से। जब सूर्य यहां चमक रहा होता है कर्क रेखा पर, ये 21 जून का समय होता है। जब सूर्य यहां चमक रहा होता है मकर रेखा पर, तो ये 22 दिसंबर का समय होता है। और सूर्य जब भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है, इस समय 2 तिथियां होती है। ये 21 मार्च, 23 सितंबर, अलग से क्लास डाली हुई है विस्तार से। अब जैसे जैसे सूर्य यहां आता है, इस भाग में चमकता है, तो इस भाग में न्यून अवदाब हो जाता है। निम्न दाब पेटी आईटीसी जेड जो भूमध्य रेखीय भाग की पेटी उसको आईटीसी जेड कहा जाता है। तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये उत्तर की ओर खिसक जाता है जून के महीने के आसपास में, मई के लास्ट में वीक तक। और उसके साथ ही इसके इधर आते ही जो दक्षिण की व्यापारिक पवने हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर में आ जाती है। उनकी दिशा जो है वो भारत की ओर इस प्रकार से यूं घूम जाती है। तो इसको कहते हैं मुख्य रूप से कि वायदाब पेटियों का खिसकाव सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके साथ। आगे बारी बारी से विस्तार से अपन देखेंगे कि शीतकाल में पवनें कैसे बदलती है भारत में और ग्रीष्म काल में कैसे बदलती है। ठीक है ना, बताऊंगा विस्तार। तीसरा बिंदु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? तो यह है डॉक्टर पी कोटेश्वरम का। तो पूछा भी था, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था प्रश्न पीछे कि कोटेश्वरम का सिद्धांत के अनुसार भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कोटेश्वरम ने किस तरह से मानसून की उत्पत्ति को दर्शाया, देखिए साथियों। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय मौसम वेधशाला डॉक्टर पी कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए तिब्बत का पठार महत्वपूर्ण है। तिब्बत का पठार का गर्म होना और ठंडा होना भारतीय मानसून के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी। अब यहां से प्रश्न पूछा था कि तिब्बत के पठार के महत्व को भारतीय मानसून में किस विद्वान ने स्वीकार किया। तो पी कोटेश्वरम का था, ये प्रश्न पूछा गया था। कहीं ना कहीं आप यहां से सिंपल प्रश्न पूछा गया था। अपन देखते हैं कि आरपीएस ने बहुत गहराई से पूछ ली, इसमें कोई गहराई नहीं थी। हमें पता होना चाहिए कि तिब्बत के पठार की बात किसने की थी, डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने की। ना तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा भाई, जब तक हम अच्छी तैयारी नहीं करेंगे ना तब तक तो फिर मामला कोई बैठेगा नहीं, सिलेक्शन होने वाला है नहीं। 1973 के अंदर सोवियत संघ, रूस और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से एक मानसून अभियान किया। ये कॉमन था सोवियत संघ। 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया
अब अलग से रूस देश आता है, नाम आता है रूस। उस समय सोवियत संघ था, और सोवियत का अर्थ होता है परिषद। तो परिषदों का संघ होता था रूस पहले, जिसमें वर्तमान में जो CIS देश है 12, है ना, बाल्कन जो प्रदेश है 3, 15 भागों में इसको तोड़ दिया था। तोड़ दिया किसने? लोगों ने मांग कर ली, उसके आधार पे ये टूट गया था। अब रूस बचा, इसलिए इसमें सोवियत संघ आया है यहाँ पे नाम। 1973 की घटना है ना, इस कारण से। 91 के बाद यदि आएगा तो रूस का नाम ही आएगा, ठीक है ना। तो इनका संयुक्त अभियान था। उस अभियान के अंदर 2 विद्वान, 2 मौसम विज्ञानी भारतीय थे, 4 मौसम विज्ञानी कौन से थे? रूस के थे। इन 6 व्यक्तियों का दल था, और 6 लोग, 6 वैज्ञानिक थे, इनका दल था। इन्होंने अरब सागर, हिंद महासागर में खोज अत्याधुनिक उपकरणों से। जैसे से टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उसके साथ ही नए उपकरण लेके आए। नए उपकरणों से मुख्य रूप से इन्होंने खोज प्रारंभ की। इन्होंने तिब्बत के पठार के प्रभाव को स्वीकार किया व माना कि तिब्बत का पठार सामान्य से अधिक गर्म होना हिंद महासागरीय पवनों को कहीं कहीं आकर्षित करता है, और ये बड़ा कारण है भारतीय मानसून जो है उसके अंदर। भारतीय मानसून जो है उसके अंदर ये बहुत बड़ा कारण है कि भारत के दक्षिण में प्रायद्वीप जो है, उसके दक्षिण में हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है, उस हिंद महासागरीय क्षेत्र का जो जलीय भाग है वो कहीं न कहीं ठंडा रहता है। बात करेंगे कि अप्रैल और मई की बात अपन करेंगे तो कंडीशन ये हो जाती है अप्रैल मई में। और तिब्बत का पठार इस समय कैसा हो जाता है? काफी गर्म हो जाता है। तो दाब गर्म होने से दाब कैसा हो जाता है? मैंने बताया निम्न विपरीत संबंध ताप और दाब में निम्न हो जाता है। ये ठंडा रहता तो इस जलीय भाग में दाब दाब कैसा रहता है? उच्च रहता है। अब पवन कहां से चलेगी? उच्च दाब से न्यून दाब की ओर यूं चलेगी। इसका मतलब हिंद महासागर जो है, प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ से पवन चलेगी और तिब्बत की ओर यानी उत्तर भारत की ओर चलेगी। यही मानसून है। इन महासागरीय पवनों को ही मानसून कहा जाता है। यही मानसून है। तो इस अभियान में जो 6 वैज्ञानिकों का अभियान था, इसमें यह स्वीकार किया कि हिंद महासागर जो है उसकी पवनों को कहीं न कहीं तिब्बत जो पठार है उसका अत्यधिक गर्म होना अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके कारण हिंद महासागरीय जो पवनें जो तिब्बत की ओर आकर्षित होती है, वो कहीं न कहीं नमी लेकर के आती है और भारत में अच्छी बारिश करती है। अब यहाँ वाला जो प्रदेश है, ये क्षेत्र, ये तिब्बत का पठार है, और ये भाग जो है, बात अपन कर रहे थे अप्रैल और मई के अंदर, जून के प्रारंभिक सप्ताह में काफी गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए हो जाता है कि 21 जून के आसपास में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है यहाँ। अब सूर्य की किरणें जहां सीधी है तो आप देखेंगे कि जो ITC-Z है वो इस रेखा के साथ साथ में न्यून अवदाब पेटी है, ये गर्त है, यहाँ आ जाता है इस भाग में, और न्यून अवदाब यहाँ बन जाता है। क्योंकि सूर्य की पवनों के साथ ही ITC-Z जो है न्यून दाब पेटी, उसका किसका उत्तर की ओर हो जाता है। समझ गए? अब हिंद महासागर, यहाँ जो महासागर है वो हिंद महासागर है। इस महासागर में साथियों क्या होता है कि इस महासागर का तापमान यहाँ से, क्योंकि जलीय भाग है तो तापमान थोड़ा सा कम रहता है। तापमान कम है तो यहाँ दाब कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। अब यहाँ से पवनें क्या करेगी? उत्तर की ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि ये मानसून गर्त कहलाता है, इन पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा
यही मानसून है। ये पवने ही मुख्य रूप से क्या है, मानसून है। ठीक है ना, देखते हैं आगे। अब एक जो अगला सिद्धांत आता है बड़ा महत्वपूर्ण है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, जिसका नाम है जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है बिंदु। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं मैं आपको। कि कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम जो प्रवाह है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। और ये स्थायी पवन जो है, स्थायी पवन है, जेट पवन जो होती है स्थायी है, मुख्य पछुआ पवनें होती है। तो ये भारतीय मानसून को बहुत अधिक प्रभावित करती है। किस रूप में करती है, देखते हैं। जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली स्थायी पवनें है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब ये जो 400 किलोमीटर प्रति आवर, कितनी स्पीड ज्यादा इनकी है, और ऊंचाई 9 से 13 किलोमीटर। तो यहाँ 9 से 13 किलोमीटर कह दो, या फिर 900 मीटर से 1300 मीटर कह दो, सॉरी 9000 से 13000 मीटर कह दो। ऊंचाई है तो अपन मीटर में इसको व्यक्त करेंगे। तो 9000 से 13000 मीटर ऊंचाई पर ये सनातनी पवने हैं और ये स्थायी पवने हैं। ये पवने ग्रीष्म काल में, जैसे गर्मी का मौसम होता है ना, तो ये पवने उत्तर की ओर खिसक जाती है, क्योंकि सूर्य जो है ना, उस सूर्य के उत्तरायण के साथ में ये पवने उत्तर चली जाती है। सूर्य यदि उत्तरायण में यहाँ आता है सूर्य, तो ये पवने उत्तर में खिसक जाती है। सूर्य मध्य में रहता है तो पुनः दक्षिण की ओर आती है। तो सूर्य यहाँ आ जाता है, सूर्य दक्षिणी मकर रेखा पर, तभी ये पवन जेट पवने हैं वो दक्षिण की ओर आ जाती है। इस प्रकार से इनका संचलन होता रहता है ऊपर नीचे, सूर्य के साथ साथ, है ना। सूर्य के साथ साथ में इन पवनों का क्या होता है, संचलन होता रहता है, खिसकाव होता रहता है। अब कब तक, कहाँ कहाँ, कितनी दूरी तक होता है, यहां से प्रश्न उठेगा साथियों, समझ नहीं आएगा भाई आया कहां से। मैं बता रहा हूँ, प्रश्न यहीं से, ऐसी जगहों से आते हैं तो हमें डाउट में ला देते हैं। ये पौने ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर तक। अब देखो गर्मी के मौसम में कहाँ रहती है, मध्य अक्षांश, उपोष्ण कटिबंध और मध्य अक्षांश पर है। ठीक है, मध्य उपोष्ण कटिबंध और मध्य अक्षांश पर है। और शीतकाल में, यहां से प्रश्न आता है कि ग्रीष्म काल में कहा, शीतकाल में कहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ज्यादा। शीतकाल की बात करेंगे तो शीतकाल में इनकी स्थिति होती है 20 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर तक। इसका मतलब क्या हुआ कि शीतकाल में 20 से 35, और भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब बताओ कहाँ है, 20 से 35 तो उत्तरी भारत में है कि नहीं है, क्योंकि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 से 37 है, तो उत्तर भारत में है कि नहीं है, इसका मतलब इस समय ये उत्तर भारत में। ठीक है ना, उत्तर भारत में मुख्य रूप से यह काफी ज्यादा सक्रिय है इस टाइम में। ठीक है, जब शीतकाल में, अब शीतकाल में उत्तर भारत में सक्रिय होती है तो आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ लाती है, आगे चर्चा करेंगे उस। और ग्रीष्म ऋतु में इनकी स्थिति है 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मध्य अक्षांश में चली जाती है। ठीक है, तो आप याद रखोगे इसको। तो इस प्रकार से शीतकाल में 20 से 35 उत्तर तक पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इनका प्रवाह भी पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जेट स्ट्रीम जो है इसका प्रवाह है पश्चिम से पूर्व है। अब बात आई है फरवरी माह में, क्योंकि शीतकाल होता है, आपको पता ही है उत्तरी गोलार्ध में फरवरी महीना है शीत ऋतु का ही होता है। तो
फरवरी माह में शीत ऋतु में जेठ पवन की दक्षिणी शाखा, एक सीधी पवन रेखा तो है नहीं, कई किलोमीटर चौड़ी लंबी पट्टी है मुख्य रूप से ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 डिग्री से इसका विस्तार हम देख रहे हैं कि 20 डिग्री से लेकर के लगभग 35 डिग्री के आसपास में इनका विस्तार रहता है। तो काफी ज्यादा विस्तृत पेटी है ये। 1 डिग्री अक्षांश गुणा 111 किलोमीटर अपन कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा लगभग। अब इन दोनों में अंतर 15 डिग्री का है, तो 15 डिग्री इंटू 111 कर लेंगे, ठीक है ना। तो काफी लंबी दूरी तक ये प्रवाहित होती है। माफ कीजिएगा। तो फरवरी माह में जेठ पवन की दक्षिणी शाखा जो है, और उस दक्षिणी शाखा की स्थिति क्या होती है, 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास में, और 25 डिग्री भारत के लगभग उत्तर के मैदान से गुजर रही है। भारत का उत्तर का मैदान जो है उस पर होता है 25 डिग्री फरवरी माह के अंदर, ठीक है ना। जून के में, अब जून में गर्मी होगी। पूर्वी जेठ जो अगस्त में 15 डिग्री अक्षांश पर, वह सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाती है। अब एक नई चीज आई है, ये नई है, नई का मतलब पश्चिमी पछुआ जेठ से अलग है, इसका नाम आया पूर्वी जेठ। पूर्वी जेठ। अब पूर्वी जेठ जो है, क्योंकि जून महीने में क्या होता है कि पछुआ जेठ जो है ना, वो उत्तर की ओर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच, ठीक है। इसका मतलब यहाँ अब पश्चिमी जेठ जो है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है भारत के अंदर, और इस समय उसके उत्तरायण होते ही, उत्तर में जाते ही मुख्य रूप से अपने जो जेठ सक्रिय हो जाती है, उसका नाम है पूर्वी जेठ। इसका मतलब ये पूर्व से पश्चिम चलने वाली स्थायी पवन, पूर्व से पश्चिम चलने वाली स्थायी पवन पूर्वी जेट कहलाती है। तो ये पवनें मुख्य रूप से अगस्त में तो होती है 15 डिग्री अक्षांश पर। अब 15 डिग्री भारत के लगभग मध्य से थोड़ा दक्षिण में चले जाएंगे तो वहां, वो सितंबर में होती है लगभग 22 डिग्री, तो कर्क रेखा पर। कौन सी, अगस्त और सितंबर में कौन सा जेट भारत के ऊपर सेट हुई है, पूर्वी जेट, ये ध्यान रखिएगा आप। परंतु 30 डिग्री से आगे नहीं जाता, क्यों, क्योंकि सितंबर जो है उसके बाद में सूर्य जो अपना है 23 सितंबर के बाद में सूर्य वापिस दक्षिणायन शुरू हो जाता है, और दक्षिणायन शुरू हो जाता है तो इस पेटी का खिसकाव अब उत्तर की ओर बंद हो जाएगा। सूर्य जैसे जैसे दक्षिण आएगा तो पूर्वी जो जेट है वो पुनः दक्षिण की ओर जाएगी और अंत में भारत से लुप्त हो जाएगी। ये होगा आगे जाकर के इस प्रकार से, क्योंकि अब पछुआ जेट सक्रिय हो जाएगी भारत में। कब है, इस माह के अंदर मुख्य रूप से सक्रिय हो जाएगी, फरवरी माह में। नवंबर दिसंबर में ये मुख्य रूप से सक्रिय हो जाती है, ठीक है ना। और फरवरी तक तो 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास में स्थापित हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। आगे देखो, अब ये मानचित्र में देख लो। यदि अपन थोड़ा सा मानचित्र को देखेंगे तो हमने ये देखा है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांट, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर अक्षांश, 8 साल से गुजर रही है, ये तो आप ध्यान में रख ही लोगे, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि पछुआ जेठ, और ये किस बात माह की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी की। फरवरी माह में पछुआ जेठ कहाँ है, कितने डिग्री अक्षांश के आसपास में भी आया था लगभग
25 डिग्री उत्तर अक्षांश। तो मैंने कहा था करेक्ट से थोड़ा ऊपर, ये 23.5 है। इसका मतलब ये जो भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे मुख्य रूप से अब कौन सा है, ये 25 डिग्री अक्षांश अपन मान लेते हैं। यहाँ पे फरवरी के अंदर 5वां जेठ सक्रिय है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्थिति जब बदलती है, कब, किस माह में, अगस्त के अंदर। अगस्त माह की अपन बात करेंगे तो स्थिति चेंज हो जाती है, और अगस्त माह में पूर्वी जेठ सक्रिय हो जाता है। कौन सा, पूर्वी जेठ। और यह 15 से 22 के आसपास रहता है ना इसका विस्तार। अब पूर्वी जेठ, ये पूर्वी जेठ पवन है, ठीक है। मानसून प्रस्फोट के लिए इन्हीं को उत्तरदायी माना जाता है। अब ये 15 डिग्री अक्षांश के आसपास में, ये जो भाग है ये 15 डिग्री अक्षांश के आसपास में, यहाँ पूर्वी जेठ सक्रिय होती है अगस्त के अंदर, ठीक है। और यदि थोड़ा सा हम आगे चले जाएं, थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लगभग 15 से लेकर के 22 डिग्री के आसपास में ये आती है ना अपने कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर नीचे। तो यहाँ इस भाग में पूर्वी जेठ जो है, यही पूर्वी जेठ स्थापित हो जाती है 25 के आसपास में। एक और कौन सा है, सॉरी 22 डिग्री उत्तर अक्षांश, ठीक है। इसके आसपास में कब स्थापित हो जाती है, सितंबर माह में, 1 महीने में ये उत्तर की ओर चली जाती है। अब साथियों यहाँ लिखा है कि इससे उत्तर में पूर्वी जेठ नहीं जाती। इसके पीछे मैंने कारण बता दिया कि 23 सितंबर के बाद सूर्य कर्क रेखा से दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, समझ गए, है ना। यानी सूर्य की स्थिति कहाँ चल, धीरे धीरे किस ओर जानी शुरू हो जाएगी, दक्षिण की ओर, यानी भूमध्य रेखा को पार करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दक्षिण गोलार्ध में चला जाएगा तो उत्तर भारत में जो उत्तरी ध्रुव है उसका असर प्रारंभ हो जाएगा, है ना। इस कारण से इससे आगे वो नहीं जा पाता, ठीक है। चलो आगे। अब ये 4 सिद्धांत अपन ने देखे। इन 4 सिद्धांतों से किस प्रकार से भारतीय जलवायु है उसकी उत्पत्ति हुई है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं, है ना। उन्हीं के अकॉर्डिंग भारत की प्रमुख जलवायु, भारतीय जलवायु का विकास, भारत की प्रमुख ऋतुएं जिसमें शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु की चर्चा अपन बारी बारी से करते हैं। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु की बात अपन करते हैं तो भारतीय जलवायु कैसी है, मानसून। साथ ही इसमें यह भी आता है उष्ण मानसून। यदि ये शब्द भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, कहीं पे उपोष्ण भी लिखा आता है, उपोष्ण मानसून। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भारतीय जलवायु कैसी है, मानसून, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तब पानी पी लेता हूँ। चलो, तो भारतीय जलवायु कैसी है, मानसून। अब देखो यहाँ पे ये दोनों शब्द आते हैं ना, तो ये दोनों शब्द तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो इग्नोर करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 9th है और क्लास 11th जो है उसमें सिर्फ मानसून दिया हुआ है। इंपोर्टेड बात बता रहा हूँ मैं आपको फैक्ट के साथ में। तो यहाँ तो सिर्फ मानसून में काफी गाइडें करने विद्वानों को आप पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण मानसून भी कह देते हैं, मैंने कई जगह पढ़ा है। लेकिन एनसीईआरटी जो आरबीएससी राजस्थान के अंदर चल रहा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें मानसूनी बतानी है, ठीक है। मौसम व जलवायु में क्या अंतर होता है,
दो वर्ड आ जाते हैं कि मौसम क्या है, जलवायु। तो मौसम किसे कहेंगे, तो वो किसी छोटे क्षेत्र के लिए अलग काल के लिए वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। क्षेत्र छोटा, छोटे समय के लिए वायुमंडल की दशाएं मौसम कहलाती है। यानी छोटे समय के लिए वायुमंडल दशा क्या कहलाई है, मौसम कहलाई। यह आप ध्यान में रखो कि मौसम क्या होता है, थोड़े काल के लिए वायुमंडल की दशा। दूसरा आता है, किसी बड़े क्षेत्र की बात करेंगे, यह आता है जलवायु। किसी बड़े क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहेंगे अपन, जलवायु। मिस प्रिंटिंग है ना, यहां पर लिखेंगे जलवायु। क्या कहेंगे उसको, जलवायु। ठीक है ना। तो आप जलवायु किसको कहेंगे, किसी प्रदेश विशेष में पाई जाने वाली लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं को आप जलवायु कहेंगे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखोगे। अब पूछ ले कि ये छोटी बड़ी दशा कितना वर्ष माने, तो इसको 20 वर्ष से अधिक समय तक का वायुमंडलीय दशा, उसको जलवायु कहेंगे। लेकिन 9th क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी है उसमें दे रहेगा 30 वर्ष से अधिक। पहले जितनी, जैसे सविंदर सिंह को मैंने पढ़ा, डॉक्टर बीसी जाट को पढ़ा, काफी सारे हैं, क्रॉनिकल जो है जियोग्राफी उसको पढ़ा, वहां आता है 20 वर्ष। लेकिन एनसीईआरटी में 9th क्लास के अंदर इसको दे दिया है कि 30 वर्ष से अधिक समय तक वायुमंडल की दशा यदि एक समान रहती है तो उसको अपन क्या नाम दे देंगे, जलवायु नाम दे देंगे। ठीक है ना। तो जलवायु और मौसम में यह फर्क हो जाता है, थोड़े समय के लिए रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि 30 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक समय तक एक समान यदि वायुमंडलीय दशा रहती है तो उसको अपन जलवायु कह देंगे। ठीक है ना। तो ये आप 9th क्लास में देख लेना, पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा आपको, पृष्ठ संख्या जो है 20 पर मिल जाएगा। आप समकालीन भारत वन लिखा है उस बुक में आपको 30 वर्ष मिल जाएगी। ठीक है। फिर है भारत की औसत वर्षा। भारत के में औसत मानसूनी वर्षा जो है, मानसूनी वर्षा जो होती है वो 125 सेमी वार्षिक है, वार्षिक है 125 सेमी। राजस्थान में, अपन राजस्थान के वासी है तो राजस्थान की अपन बात करेंगे तो ये आंकड़ा आता है 57.5 सेमी वार्षिक। लेकिन भारत में है 125 सेमी वार्षिक। बहुत बार पूछ लिया है, इसको आप याद भी कर लेना, बहुत बार पूछ लिया है। फिर विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी भारत में होती है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये माशिनराम मेघालय के अंदर है, और यहाँ 1080 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। इसके पास में एक स्थान है चेरापूंजी। जब हम पढ़ते थे 10वीं 11वीं क्लास के अंदर तो लगभग चेरापूंजी का नाम आता था, आज से 15 वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले चेरापूंजी को भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता था। लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल इसके पास में है माशिनराम। कौन सा है, माशिनराम। चेरापूंजी भी मेघालय में है और माशिनराम भी मेघालय में है। ठीक है ना। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब देखो मानचित्र में अपन देख लें, ये जो स्टेट है ये वाला, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊं ताकि तुमको दिखे। ये जो स्टेट है ये मेघालय है, और मेघालय के अंदर मुख्य रूप से यहाँ एक पहाड़ी है
खासी पहाड़ियाँ। अब एक और ध्यान दे लो भाई जी यहाँ पे कि खासी पहाड़ियाँ जो है, इन खासी पहाड़ियों में है माशिनराम स्थान। जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, 1080 सेमी वार्षिक। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में ले लेना, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, और मैंने कहा था इसके पास में चेरापूंजी था, लेकिन वो आजकल नग्न चट्टानों के रूप में जाना जाता है। फिर अगला वर्ड आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं और भारतीय जलवायु को किन दो भागों में बांटा गया है, कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, आदि पहलुओं पर चर्चा अपन साथियों अगले कलांश में करेंगे। आज के कलांश में इतना ही। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जानते हो सब्सक्राइब का महत्व है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमें आगे बढ़ाएगा, मनोबल हमारा इंक्रीज करेगा। हम आपके लिए इस तरह से बेस्ट क्लासेस लेते हुए डेली आएंगे। अपना खुद का एप्लीकेशन है, सर्वा क्लासेज के नाम से अपना एप्लीकेशन है और गूगल प्ले स्टोर पे है। एप्लीकेशन के अंदर मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ और नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ मैं। यानी 11th क्लास के लिए भी तो नोट्स है वो डाल दिए मैंने, और 12th क्लास के नोट्स जो एनसीईआरटी का है वो भी डाल दिया ज्योग्राफी का। इसके अलावा राजस्थान जो ज्योग्राफी है उसके नोट्स भी मैं डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे जो साथी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप नोट्स का फायदा यहाँ से ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन से। ठीक है साथियों, तो फिर मिलेंगे अगले कलांश में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन सर्वा क्लासेज। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने साथ। थैंक यू साथ।